टाइप्स ऑफ आरएनएज। आरएनएज की अक़साम को डिस्कस करते हैं। आरएनएज की कितने अक़साम हैं? एक हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पर हमारे पास डीएनए है। इस डीएनए पर अगर एक एंजाइम जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज 2 है, अगर इस पर आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम ने एक्ट किया तो मैसेंजर आरएनए बनेगा। अगर ये डीएनए है, इस पर आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम ने एक्ट किया तो ट्रांसफर आरएनए बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज 3। और ये हमारे पास डीएनए है, इस पर अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम ने एक्ट किया तो हमारे पास बनेगा राइबोसोमल आरएनए। तो ये एंजाइम एमसीक्यू जैसे कि मैसेंजर आरएनए के लिए कौन से आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, ट्रांसफर आरएनए के लिए कौन से, वगैरह वगैरह इस तरह। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड है। और जो ट्रांसफर आरएनए है, इट कंटेन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो राइबोसोमल आरएनए है, दैट कंसिस्ट ऑफ 35 to 45 न्यूक्लियोटाइड्स है। इस तरह ये हमारे पास इसकी इस तरह ये हमारे पास इसके टाइप्स हैं। अब इसकी अकरेंस डिस्कस करते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए है, तो ये लार्जेस्ट आरएनए है, और जो राइबोसोमल आरएनए है, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन। अब देख लो, अब इसकी अकरेंस 3 to 4% अकरेंस इन सेल, 3 to 4% occurrence in cell। और इसकी 10 to 20% occurrence in cell। आरएनए है, इसकी occurrence 80% occurrence है। तो सबसे छोटा जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है, लेकिन सबसे जो ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए है वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है। जो आरएनए छोटा होगा, सबसे ज्यादा उसकी अकरेंस होगी। जिस तरह हमारे पास क्या चीज है, हिलाल से द स्क्रीन दिया बन हिलाल से वो अच्छा, ये मुझे बताओ, आप सब लोग मुझे सुन सकते हो कि नहीं? अगर सुन सकते हो तो रेज योर हैंड, शाबाश। अच्छा, यहाँ पर कुछ मसला है आई थिंक लाइट का, तो अच्छा ठीक। तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं?
इसको अच्छा आप लोगों मेरा स्क्रीन बिल्कुल सामने ऑफ है, आप लोग स्क्रीन दोबारा बंद करिए। अच्छा, डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या मसला है? क्यों क्यों मोबाइल? हेलो जी। अच्छा, अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इस अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? और अगर आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं, अगर इसी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। इस पूरी अमल को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन, अब जीन एक्सप्रेशन किस तरह किसे कहते हैं? अब डीएनए में हमारे पास जीन्स होते हैं, तो डीएनए में जो जीन्स है ये मैसेंजर आरएनए में इसका ट्रांसक्रिप्ट निकल जाता है, जो कि ट्रांसलेट होता है प्रोटीन की शक्ल में। अब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है, कल मैंने बताया था टीकेज है, और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है तो वो यूकेज है, यूकेज। अब डीएनए के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कोड, जेनेटिक कोड। अब इसके लिए हम जेनेटिक कोड इस्तेमाल करते हैं, और आरएनए के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है जीन। तब जेनेटिक कोडान सिस्टम डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक कोडान सिस्टम क्या है। अब जेनेटिक कोडान सिस्टम, जेनेटिक कोडान सिस्टम में आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए के लेने होंगे, और जेनेटिक कोड सिस्टम में आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस किसके लेने होंगे? आप लोगों ने ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास लेट सपोज क्या चीज है? ये एक बॉक्स है। अब इसमें मैं जेनेटिक कोडान सिस्टम को बनाऊंगा। अब जेनेटिक कोडान सिस्टम में
जेनेटिक ये कोडान सिस्टम है, कोडान जेनेटिक कोडान सिस्टम है। जेनेटिक कोडान सिस्टम में हमारे पास नाइट्रोजन कोडान में मैं नाइट्रोजनस बेस किसकी लूंगा शाबाश? आरएनए के। तो ये यूकेज है और इसमें भी यूकेज है। अब इसके जो हमारे पास जो कोडिंग मैकेनिज्म है वो इस तरह है कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स है इन एमआरएनए। इस यू को मैं यू के साथ क्रॉस करके 4 दफा लिखूंगा, यू 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 इस तरह। और फिर क्या चीज है? केज, यूकेज, यूकेज इस तरह दोबारा लिखो। अब यहां देखो शाबाश, यू को मैं सी के साथ मिलाऊंगा, यू सी, इसको मैं 4 दफा लिखूंगा। क्यों मैं 4 दफा लिखूंगा? क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए, और जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो है यूकेज। इस तरह मैं यूकेज लिखूंगा। अब मैं मिलाऊंगा यू को किसके साथ? ए के साथ। अब कितनी दफा लिखूंगा? 4 दफा लिखूंगा। क्यों मैं 4 दफा लिखूंगा? बिकॉज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए, और उसका जो सीक्वेंस है वो है यूकेज। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको बनाना होगा। इस तरह यू को जी के साथ आप क्रॉस करो, यू को जी के साथ 4 दफा आपने इसको लिखना होगा। और ये क्या है? यूकेज। तो हमारे पास कुल 64 कोडान्स आ जाएंगे। जो टोटल कोडान्स हैं ये हमारे पास 64 है। इसमें नॉन सेंस कोडान्स, नॉन सेंस कोडान्स, नॉन सेंस कोडान्स, नॉन सेंस कोडान्स वो है जो किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो 3 है। कौन कौन से हैं? यूएए, यूएजी और यूजी। ये क्या चीज है? ये नॉन सेंस कोडान्स है। नॉन सेंस कोडान्स को हम स्टॉप कोडान भी कहते हैं। क्या चीज? स्टॉप कोडान्स। अब टोटल कोडान से नॉन सेंस कोडान्स को अगर आप लोग माइनस कर दो तो कितने आते हैं? 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 61। तो ये 61 हमारे पास सेंस कोडान्स है। सेंस कोडान्स का मतलब है कि कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाइनो एसिड 20 इस 61 सेंस कोडान में ये जो AUG है ये हमारे पास स्टार्ट कोडान्स है। स्टार्ट कोडान्स है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या चीज है? स्टार्ट कोडान्स है। तो याद रखो, जेनेटिक कोड और कोडान को याद रखो। कोड में, जेनेटिक कोड में आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स लेने होंगे डीएनए के, और एमआरएनए में आपने कोडान्स को लेना होगा। अब फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि सीक्वेंस है, लेट्स सपोज यूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन। ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑन आरएनए है। ये हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास एक सीक्वेंस ऑन आरएनए है।
तो डेफिनेटली आरएनए में ये हमारे पास क्या चीज है, आरएनए में कोडान है हमारे पास। आरएनए में अभी भी मैंने डिस्कस किया है कि आरएनए में तो हमारे पास क्या चीज है, कोडान्स का इस्तेमाल होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी इट्स कोड सीक्वेंस। इसका कोड सीक्वेंस क्या होगा? तो इसका मतलब यह है, कोड रिप्रेजेंट करता है किसको? डीएनए को। और आरएनए किसको रिप्रेजेंट करता है? कोडान को। अब कोडान में आप लोगों ने क्या चीज लेना होगा? यूकेज। और यहां आप लोगों ने क्या चीज लेना होगा? टीकेज। इस तरह लेना होगा। तो यहां पर यूरासिल के अगेंस्ट हम लगा लेंगे, यूरासिल मतलब एडेनिन यूरासिल के बराबर है या एडेनिन थाइमीन के बराबर है, इस तरह। साइटोसिन के लिए मैं लगाऊंगा गवानीन, इस दूसरे साइटोसिन के लिए मैं लगाऊंगा गवानीन। इस एडेनिन के लिए अब चूंकि कोड मांगा जाए तो मैं थाइमीन लगाऊंगा, नट कि मैं यूरासिल लगाऊंगा। ये साइटोसिन, अगेन थाइमीन, अगेन हमारे पास एडेनिन, गवानीन, थाइमीन, इसके लिए थाइमीन, इसके लिए गवानीन और इसके लिए साइटोसिन। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पर समझ गए होंगे। तो कोड और कोडान में बेसिक बहुत ज्यादा फर्क है, कोड और कोडान में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस किसी को समझ आया है तो ठीक है, किसी को समझ नहीं आया है तो काइंडली रेज योर हैंड। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी मैंने गाल्जी बॉडी में डिस्कस की है। एंजाइम शुरू करते हैं। एंजाइम, जी सलाम जी। Statement थी ना सेकेंड ईयर की, जेनेटिक कोड इज ए नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस ओवर कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ना। तो सर ये नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? सर तरीका है कि जेनेटिक कोड इज ए नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस of nitrogenous bases over coding strand of DNA. यस, तो ठीक, ये देखो ना, ये लेट सपोज कोडिंग सीक्वेंस है, ये देखो ये कोडिंग सीक्वेंस है। एडेनिन है, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन। तो ये लेट सपोज ये हमारे पास क्या चीज है? ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये कोडिंग सीक्वेंस है। तो अब जो कोडान है, कोडान इसका नॉन ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि इसका जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा एडेनिन के साथ, अब इसका कोडान क्या बन जाएगा? इसका यूरासिल होगा। तो यूरासिल और एडेनिन में फर्क है, ये एक दूसरे के ऊपर आप नहीं रख सकते। इस तरह गवानीन, इसके लिए गवानीन, इसके लिए हम एडेनिन, इसके लिए यूरासिल, इसके लिए साइटोसिन, इसके लिए गवानीन, इसके लिए गवानीन, इसके लिए एडेनिन, इसके लिए यूरासिल, इसके लिए साइटोसिन, इसके लिए गवानीन। तो क्या आप इस सीक्वेंस को इसके ऊपर रख सकते हैं? नहीं। अगर इसके ऊपर रख नहीं सकते तो ये नॉन ओवरलैपिंग है, और अगर रख सकते हैं तो ये ओवरलैपिंग है। और सर एक दूसरी बात, जेनेटिक कोड हैज रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्युइटी। सर ये स्टेटमेंट जरा बताएं। इसका मतलब ये है कि फॉर वन अमाइनो एसिड many codes exists, इसको रिडंडेंसी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंसी, इसको रिडंडेंसी कहते हैं। और यहां देखो, फॉर वन कोड या कोडान नॉट मोर देन वन अमाइनो एसिड,
इसके लिए एक से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं हो सकती, तो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर शागिर्दे? यस सर, क्लियर। ठीक। एमन आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर काइंडली रिपीट दिस अपर स्टेटमेंट। ये जो जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, यहाँ तक मैंने लिखा है, उससे आगे नहीं लिखा। अच्छा ठीक जी। आईपैड। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर आपने जो कहा कि हम ये कोडिंग सीक्वेंस का जो आपने कोडॉन सीक्वेंस लिया, तो हम इसमें यूरेसिल को एडेनिन पर क्यों ओवरलैप नहीं कर सकते? क्या चीज है? ये आपने कहा कि एडेनिन और यूरेसिल को हम ओवरलैप नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। तो सर ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करवाएं। तो ये आपने मेरे साथ कल वाला लेक्चर लिया था कि मैंने इसके स्ट्रक्चर बनाए थे। एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया था, ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाया था, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाया था, थाइमिन का स्ट्रक्चर बनाया था, यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाया था। अब एडेनिन देखो, एडेनिन प्यूराइन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और यूरेसिल पायरामिड है, उसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो अब किस तरह यूरेसिल को एडेनिन के ऊपर रख सकते हैं? रख सकते हैं, इक्वल है। जब इक्वल नहीं है तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। अच्छा, अब जरा याद देखो, उस एमन आसिफ ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ओवरलैपिंग क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने आपको बताया कि दिस कोड हमारे पास डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, 5 to 3 स्ट्रैंड, ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है, और इस डीएनए से आरएनए बना है। अब आरएनए के ऊपर कोडान होता है। आरएनए के ऊपर क्या चीज है? कोडान है हमारे पास। अब ये देखो, ये हमारे पास आरएनए है। अब ये हमारे पास क्या चीज है? आरएनए है, 5 to 3 इस तरह। वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रैंड से ही बनता है। अब यहां पर एडेनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, इस तरह। तो अब जरा यहां देखो, एडेनिन के लिए जो चारगॉप्स प्रिंसिपल है कि एडेनिन के साथ या तो थाइमिन के मोल्स इक्वल होंगे, और या इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेसिल इक्वल होंगे। अब कोडान में तो मैं यू केज यूज करूंगा, और कोड में मेरे पास टी केज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्वानिन दोनों में मौजूद है, एडेनिन दोनों में मौजूद है, साइटोसिन दोनों में मौजूद है। सिर्फ थाइमिन रिप्लेस होगा यूरेसिल पे नीचे। तो एडेनिन के सामने आप लोगों ने यूरेसिल लगाना होगा, इसके सामने आप लोगों ने क्या? ग्वानिन लगाना होगा, इसके सामने आप लोगों ने ग्वानिन लगाना होगा। क्योंकि यार यहां देखो, साइटोसिन 3 बार बना है ग्वानिन के साथ, तो साइटोसिन के सामने ग्वानिन और ग्वानिन के सामने अब थाइमिन है, तो थाइमिन के सामने मैं क्या चीज लगाऊंगा? एडेनिन। एडेनिन है तो एडेनिन के सामने चूंकि कोडान है तो मैं यूरेसिल लगाऊंगा इस तरह, इसके सामने मैं यूरेसिल लगाऊंगा इस तरह, वगैरह वगैरह। इसके सामने क्या चीज है? शाबाश, ग्वानिन। इसके सामने यूरेसिल, इसके सामने क्या है? साइटोसिन। इसके सामने क्या है? साइटोसिन। इसके सामने क्या है? ग्वानिन। इसके सामने क्या है? ग्वानिन। इसके सामने क्या है? ग्वानिन। इसके सामने क्या है? एडेनिन। इसके सामने क्या है? यूरेसिल। और इसके सामने क्या है? एडेनिन। तो मैं ये यूज करूंगा, तो आई एम श्योर कि ये ठीक होगा। अब जरा यहां देखो, क्या मैं इस ट्रेन को इसकी ऊपर रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां देखो नाइट्रोजनस बेसिस में बहुत सारे फर्क है। ये स्ट्रेन इसकी कंप्लीमेंट्री है, इसकी कंप्लीमेंट्री बना है, इस तरह नहीं है कि इक्वल है, इसकी कंप्लीमेंट्री बना है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा, आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम है। अब ये हमारे पास एंजाइम है। एंजाइम तो आपको पता है प्रोटीन स्ट्रक्चर है।
प्रोटीन। तब एंजाइम है, एंजाइम को मैंने ड्रा किया है इस रेड पर, इस रेड पर मैंने किस चीज को ड्रा किया है, मैंने एंजाइम को रेड कलर पे ड्रा किया है। जहां कहीं भी मसला आ जाए तो डायरेक्ट पूछा करो, ठीक है। लेकिन एंजाइम में हमारे पास ये जो ब्लैक्स एंड है, एंजाइम हमारे पास टोटली आर पार्टली प्रोटीन है, आर पार्टली प्रोटीन है। एंजाइम इज टोटली आर पार्टली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम टोटली प्रोटीन होगा या एंजाइम का कोई हिस्सा प्रोटीन होगा, पार्टली प्रोटीन इन नेचर। और एंजाइम मस्ट कंटेन, अब टोटल, अब जरा यहां देखो, एक एंजाइम है हमारे पास और मुकम्मल प्रोटीन से बना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बना है। तो जो एंजाइम प्रोटीन पार्ट से बना हो, जो एंजाइम प्रोटीन पार्ट से बना हो, तो ऐसे एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट मतलब अमाइनो एसिड्स होंगे। और पार्टली प्रोटीन या एंजाइम इस तरह होगा कि एंजाइम के दो हिस्से होंगे। एंजाइम का कोई एक हिस्सा प्रोटीन पार्ट होगा और कोई दूसरा हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। एंजाइम का कोई हिस्सा ये प्रोटीन पार्ट होगा और ये एंजाइम का कोई हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो मैंने बताया है कि वो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट से बना हो उसको तो हम एपो एंजाइम कहते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं शाबाश, एपो एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का वो हिस्सा जो नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हो तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइम का वो हिस्सा जो नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। और ऐसे एंजाइम को जो कोफैक्टर और किस चीज से बना हो, एपो एंजाइम से बना हो, तो ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम। Enzyme is totally or partly protein in nature. Enzyme must contain, enzyme में कम अज कम एंजाइम में 62 और ज्यादा से ज्यादा 2500 अमाइनो एसिड्स होंगे। और एंजाइम के दो हिस्से होंगे। An enzyme has two parts. An active enzyme has two parts. एक एक्टिव एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स। एक एक्टिव एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। किसी भी एक्टिव एंजाइम के दो हिस्से होते हैं। एक लार्ज पार्ट होता है और एक स्मॉल पार्ट। यहां देखो एंजाइम का जो ये रेड पोर्शन है, जो रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट एंजाइम का क्या है, लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट है। और इस लार्ज पार्ट ऑफ द एंजाइम, इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। फ्रेमवर्क या इसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट इसको हम कहते हैं। और एंजाइम का जो स्मॉल पोर्शन है, एंजाइम का जो स्मॉल पार्ट है, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट।
सो एक एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, एक है एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट इज एक्चुअली द लार्ज पार्ट ऑफ द एंजाइम, और दूसरा है एक्टिव साइट. इसमें कम से कम एलोस्टेरिक साइट में कम से कम 58 से लेकर 2488 अमीनो एसिड होते हैं. बाज एंजाइम के कम से कम एलोस्टेरिक साइट में 58 और ज्यादा से ज्यादा 2488, और इसमें कम से कम 4, तो 4 को 58 के साथ जमा करके 62 और 12 अमीनो एसिड्स यहां पर होते हैं. ये जो एक्टिव साइट है तो इसकी फर्दर दो पार्ट्स है. ये अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज भी करता है, तो इसमें रिकॉग्निशन साइट भी मौजूद है और अमल भी करता है. अमल तो कैटालिटिक साइट, रिएक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट भी इसे हम कहते हैं. ये कैटालिसिस ऑफ एंजाइम भी करता है, कैटालाइसिस ऑफ एंजाइम भी करता है. इस तरह अब एंजाइम के दो मॉडल्स हैं. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में हम डिस्कस कर सकते हैं कि एंजाइम किस तरह सबस्ट्रेट पर अमल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाता है, और वो किस तरह एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और किस तरह एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज होता है. तो युवरा लोड गर्मी दे गर्मी ने मरशो शाबा बिजली सच्चल शवेची बिजली अरे मतलब गर्मी ने मरशो दे मा क्लास के एसी निश्ता da sede ma खराब है. तो ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम है. देर ज्यादा गर्मी दा यो दे स्क्रीन गर्मी दा यो पकी निश्ता Ci pigli nu bela gumzanta. तो ये एंजाइम का मैकेनिज्म है. एंजाइम के मैकेनिज्म में हमारे पास क्या चीज है? एंजाइम के मैकेनिज्म में यहां पर दो मॉडल्स है. एक है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल एक मॉडल है और उसका नाम है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इसको ईमेल फिशर ने प्रेजेंट किया था 1890 में, और इसको कोशलेन ने प्रेजेंट किया था. ना बस क्लास खत्म हो बस नशमाश्ते नूर. इसको 1959 में. इसके मुताबिक कि एंजाइम पहले से शक्ल बनाता है सबस्ट्रेट के लिए. पहला पॉइंट, एंजाइम इज प्री-शेप्ड, पहले से शक्ल बनाता है फॉर सबस्ट्रेट. एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए पहले से शक्ल बनाता है. दूसरा, साइट ऑफ एंजाइम ये रिजिड है. रिजिड ये क्या चीज है?
रिजिड है, रिजिड। और तीसरा क्या है? तीसरा एंजाइम बाइंड्स टू सबस्ट्रेट टाइटली। एंजाइम टाइटली सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, टाइटली। और ये तीनों पॉइंट्स गलत है। क्या है यहां पर? एंजाइम पहले से शक्ल नहीं बनाता, चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग इट्स शेप फॉर सबस्ट्रेट। जब भी सबस्ट्रेट इसके साथ मिलता है तो ये सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शक्ल में चेंज लाता है। और एक्टोसाइट चेंज एंजाइम अपनी शक्ल में इसलिए लाएगा जब एक्टोसाइट लूज होगा। जब एक्टोसाइट क्या होगा? लूज होगा, लूज। और क्या है शाबाश? एंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट लूजली। एंजाइम और सबस्ट्रेट ये लूज बॉन्ड बनाता है, लूज बॉन्ड बनाता है। इसीलिए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ईपी में चेंज होगा। इसके मुताबिक यहां के सबस्ट्रेट, इसके मुताबिक सबस्ट्रेट लॉक है और एंजाइम क्या है? की है। और उस तरह के नहीं, सबस्ट्रेट क्या चीज है? ये की है। और एंजाइम क्या चीज है? ये लॉक है। और उसने इसको ये भी कहा, बहुत से फरार है। मुसलमान तेरे दारे मतलब तो पकी नहीं उस पता पतो लगी जा। और यहां पर सबस्ट्रेट हमारे पास अब हैंड ग्लव मॉडल है। हैंड ग्लव मॉडल वो दायोटी की लिखम दायोटी, हाँ, हैंड ग्लव मॉडल है। जिस तरह हैंड हम अपने हैंड का शक्ल चेंज करते हैं तो ग्लव का शक्ल भी चेंज होगा। ग्लव का शक्ल क्या होगा? चेंज होगा। तो किस चीज मतलब जो एंजाइम है ये हमारे पास ग्लव है और जो हमारा हैंड है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। जो ही सबस्ट्रेट अपनी शक्ल में चेंज लाएगा, जो ही सबस्ट्रेट अपनी शक्ल में चेंज लाएगा तो एंजाइम भी, मतलब मेरे हाथ में दस्ताना पहना है तो जब मैं अपने हाथ में मतलब चेंज लाऊंगा तो इस तरह हमारे पास दस्ताने का शक्ल एंजाइम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद
जो कैटलिसिस ऑफ एंजाइम है उसमें है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एंजाइम के साथ स्टार्ट में क्या है, एंजाइम के साथ स्टार्ट में सबस्ट्रेट है, और मैकेनिज्म में देखो एंजाइम के साथ एंड में क्या चीज है, प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम के साथ स्टार्ट में सबस्ट्रेट ने एक्शन किया है और वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। तो एंजाइम चेंजेस सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और फिर एंजाइम ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ज्योमेट्रिकल शेप में ये है कि एंजाइम पहले से शक्ल नहीं बनाता, बल्कि वो शक्ल अपनी शक्ल में चेंज लाता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, जिस तरह मैंने क्वेश्चन मॉडल में पहला पॉइंट लिखा है। और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अगर रिएक्टेंट्स का एनर्जी है 100 और प्रोडक्ट्स का एनर्जी 50, प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो वो रिएक्शन खुद बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की ज्यादा एनर्जी दरकार है, तो फिर आपने रिएक्टेंट्स के साथ एनर्जी देना होगा ताकि प्रोडक्ट्स बन जाए। उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम के आने से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होता है। कोफैक्टर से इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम खत्म करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। बस सवाब की कबल कुछ अगरदान